हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स के अपने मेजर पेपर, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर थर्ड के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं गनशॉट क्लासेस में हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक पे से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी की हम स्टडी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विज़डम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? तो मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल, जिसमें संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की उसी ब्रांच को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द एग्रीगेट वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सभी प्रकार के सामूहिक तत्व, जिसके अंदर आपकी राष्ट्रीय आय भी शामिल है, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपके रोजगार भी शामिल है, मुद्रास्फीति भी शामिल है और आर्थिक विकास भी शामिल है। इनका सामूहिक अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यह अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति और नीतियों को समझाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो व्यापक अर्थशास्त्र यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उससे हमें बेरोजगारी, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता जो होती है, इस प्रकार की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की जो समस्या है, उनको समझने में हमें मदद मिलती है। इट एसिस्ट गवर्नमेंट्स इन मेकिंग द फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज। ये सरकार को जो राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां होती है ना, उसको बनाने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, और इसके माध्यम से ही आर्थिक विकास और स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट सच एज द कंज्यूमर्स एंड द फर्म्स, व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की हम बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट्स यानी व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कि उसमें कंज्यूमर आपका उपभोक्ता हो गया और फर्म हो गई, इनका अध्ययन किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, उसमें संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल गुड्स, वेयर एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें, तो वो वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्यों के निर्धारण पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो वस्तुओं का व्यक्तिगत मूल्य क्या होगा, उस पर केंद्रित होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ शामिल होती है? एग्रीगेट इनकम यानी कुल आय और रोजगार, इससे संबंध रखती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोथ आर इंटर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, और ये दोनों ही ब्रांचेस, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों ही एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स? व्यापक आर्थिक चर क्या होते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, तो व्यापक आर्थिक चर वे आर्थिक सूचक होते हैं जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी व्यापक आर्थिक चर वे इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी वो आर्थिक सूचक होते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। दे इंक्लूड नेशनल इनकम, इनके अंदर क्या शामिल होता है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो
पूरी संपूर्ण मांग है वो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और रोजगार का स्तर, ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल होते हैं। दे हेल्प इन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड द पॉलिसी डिसीजन। इनके माध्यम से आर्थिक प्रवृत्तियां और नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय क्या है? तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित जो सभी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनके कुल मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देश में उत्पादित चाहे वो कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, उनसे हुई कुल आय ही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए नेशन। और ये किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक परफॉर्मेंस है, आर्थिक प्रदर्शन है, उसको दर्शाती है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। और आर्थिक कल्याण और विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज दैट कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। ठीक है, तो जो सर्कुलर फ्लो होता है ना, वो परिवार और फर्मों के बीच आय और व्यय के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, तो एक तो हाउस होल्ड हो गया, आपका परिवार हो गया, फर्म हो गए, उनके बीच में आय और व्यय जो होता है उसके कंटिन्यूअस मूवमेंट को जो दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो कहते हैं। Household provides factors of production and receive income while firms produce goods and सर्विसेज। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, परिवार की बात करें, तो उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं और आय प्राप्त करते हैं। जबकि फर्म्स जो होती है वो गुड्स और सेवाएं, यानी जो उत्पाद होता है और जो सेवाएं होती है उनका उत्पादन करती है। दिस प्रोसेस कीप्स द इकोनॉमी फंक्शनिंग स्मूथली। और इसी प्रक्रिया के कारण जो अर्थव्यवस्था है वो स्मूथली यानी सुचारू रूप से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ए टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स ओनली। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक तरफ तो क्या होगा आपका हाउस होल्ड यानी पारिवारिक, और दूसरी तरफ फर्म, दो चीजें इसके अंदर शामिल होती है। विदाउट गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसमें सरकार और विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो फर्म और परिवार, ये दो चीजें इसके अंदर शामिल होती है, जबकि इसमें ना तो कोई सरकार शामिल होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यापार इसमें होता है। Household supply factors of production and firms produce the goods and सर्विसेज। और ये जो परिवार उत्पादन होता है, सॉरी, परिवार जो होता है ना, वो क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कारक उपलब्ध कराता है जिनके लिए उत्पादन होना चाहिए। और फर्म्स जो होती है वो सेवाएं और उत्पाद बनाती है। ठीक है, उनका उत्पादन करती है। तो हाउस होल्ड तो ऐसे कारक उत्पादन उत्पन्न करता है जिसके कारण से उत्पादन होना चाहिए। और फर्म्स जो होती है वो उन वस्तुओं को और सेवाओं को निर्मित करती है, उत्पादित करती है। इट इज सिंप्लीफाइड मॉडल टू एक्सप्लेन द इनकम फ्लो। और ये आय के प्रवाह को समझाने का एक सरल मॉडल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर यानी त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड द हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। जहां पर हाउस होल्ड भी शामिल हो गया, फर्म भी शामिल हो गया और गवर्नमेंट भी शामिल हो गया, इसको ही हम क्या कहते हैं? थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल थ्रू द टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सरकार जो होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सरकार क्या करती है? टैक्सेशन यानी एक तो करारोपण करती है, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय को करती है। तो इन दोनों के कारण जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस मॉडल एक्सप्लेन ए मोर रियलिस्टिक फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। और ये जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है, ये वास्तविक अर्थव्यवस्था के कार्य को और भी ज़्यादा क्लियरली बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूड द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के मुख्य घटक में क्या होता है? वेजेस यानी मजदूरी आ गई, रेंट किराया आ गया, इंटरेस्ट यानी आपका जो ब्याज है वो इसके अंदर आ गया, और प्रॉफिट यानी लाभ आ गया। तो जहां ये सारी चीजें शामिल हो जाती है वही नेशनल इनकम बनती है। तो इन सब के आधार पर नेशनल इनकम को निकाला जाता है। तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के प्रमुख कारक में आपका वेजेस यानी मजदूरी आ गई, रेंट यानी किराया आ गया, इंटरेस्ट यानी ब्याज, और प्रॉफिट यानी लाभ आ गए। दीज आर द इनकम्स अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित की गई आय होती है। दे टुगेदर डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। और ये सभी मिलकर के ही अर्थव्यवस्था की कुल आय को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट मेथड
व्हाट इज द प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय मापन की उत्पाद विधि क्या होती है? तो द प्रोडक्ट मेथड मेजर्ड नेशनल इनकम बाय कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को किस में जोड़ा जाता है? प्रोडक्ट मेथड के अंदर जोड़ा जाता है। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। और जो दोहरी गणना से बचने के लिए जो अंतिम वस्तुएं होती है उनको ही इसमें शामिल किया जाता है। तो केवल अंतिम रूप से जो वस्तुएं उपलब्ध होती है उनको ही इसमें शामिल किया जाता है ताकि दो बार गणनाएं ना हो। इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल प्रोडक्शन इन ए कंट्री, और ये किसी भी देश में कुल उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज द इनकम मेथड मेजरिंग द नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि क्या होती है? तो द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल द इनकम्स अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आय विधि में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित सभी आयों को जोड़ा जाता है। इसमें चाहे मजदूरी हो, चाहे किराया हो, चाहे ब्याज हो, चाहे लाभ हो, ये सभी शामिल होते हैं। इट शोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन एन इकोनॉमी, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड मेजरिंग द नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि क्या होती है? तो द एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय सबमिटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज। अब जो व्यय व्यय विधि में अंतिम वस्तुएं जो होती है ना, व्यय विधि के अंदर क्या होता है, जो फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं और जो अंतिम सेवाएं होती है उन पर किए गए कुल एक्सपेंस यानी कुल व्यय को जोड़ा जाता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन यानी कितना उपभोग किया गया, कितना निवेश हुआ और कितना इसमें सरकारी व्यय हुआ, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इट रिफ्लेक्ट टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, और ये अर्थव्यवस्था में कुल मांगों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर ऑफ द नेशनल इनकम। तो थ्री मेजर हैं जो राष्ट्रीय आय के तीन माप हैं, उनके बीच में आपसी संबंध कैसा है? तो द थ्री मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो थ्री मेजर्स कौन से हैं? उत्पाद, आय और व्यय। ये तीन मेजर्स होते हैं नेशनल इनकम के। ठीक है, तो आर थियोरेटिकली इक्वल, सैद्धांतिक रूप से ये समान होते हैं। तो राष्ट्रीय आय के जो तीनों माप हैं, चाहे वो उत्पाद हो, आय हो और व्यय विधि हो, सैद्धांतिक रूप से ये समान होती है। टोटल प्रोडक्शन जनरेशंस इनकम एंड इनकम लीड्स टू द एक्सपेंडिचर। कुल उत्पादन से आय उत्पन्न होती है और आय अगर होती है तो फिर व्यय भी होता है। देयरफॉर ऑल थ्री मेजर्स रिप्रेजेंट द सेम नेशनल इनकम। इसीलिए ये तीनों मापें राष्ट्रीय आय को समान रूप से कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न इकोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे एक्सप्लेन करते हुए इसको डिटेल में समझा दिया है। पॉइंट्स, सब पॉइंट्स बनाते हुए यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाने का आपको प्रयास करा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करते हुए आपको अपने पेपर में लिख करके आना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा इसके घटकों और मापन की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा और इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। जो द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें आय के चक्रीय प्रभाव को व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ तीन क्वेश्चन थे जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं और इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट से देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी? ये पैसा क्या होता है? ठीक है, मुद्रा क्या है? तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेवाओं और उत्पाद के बदले में, ठीक है, सेवाओं और उत्पाद के बदले में विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से जिसे स्वीकारा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। ठीक है, पैसा कहते हैं। तो मुद्रा वह वस्तु हो गई जिसे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय रिमूविंग द डिफिकल्टीज टू बार्टर सिस्टम। यह विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करके व्यापार को सरल बनाती है। मनी ऑल्सो एक्ट एज ए मेजर टू वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। मुद्रा मूल्य मापक और संपत्ति के संचय के रूप में भी कार्य
करती है। नेक्स्ट है, स्टेट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो हम सभी जानते हैं द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा एक तो विनिमय का माध्यम है, आप चीज़ें खरीदते हो तो उसके एवज में आप मुद्रा देते हो, और दूसरा मूल्य का मापक होता है। मुद्रा मूल्य का मापक भी होता है। इट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस स्मूथली। ये वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को बिल्कुल स्मूथ बनाती है, सरल बना देती है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्राइसेस, और ये साथ ही कीमतों को मापने के सामान्य मानक के रूप में भी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द मनी। मुद्रा के द्वितीय कार्य क्या होते हैं? तो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मुद्रा के द्वितीय कार्यों में मूल्य का संचय और स्थगित भुगतानों के मानक शामिल होते हैं। मनी अलाउज पीपल टू सेव परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज। मुद्रा भविष्य के लिए क्रय शक्ति को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स पेमेंट्स दैट आर टू बी मेड इन फ्यूचर, और ये भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों को भी सरल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग क्या है? तो डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिजायर ऑफ द पीपल टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ अदर एसेट्स। मुद्रा की मांग लोगों की मुद्रा को अन्य संपत्तियों के स्थान पर अपने पास रखने की इच्छा से है। तो जब लोग अन्य वस्तुओं के बजाय मुद्रा को अपने पास रखते हैं, पैसे को अपने पास रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड फॉर मनी कहते हैं। पीपल डिमांड मनी फॉर ट्रांजेक्शंस, प्रिक्वेशनरी एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव्स। अब लोग अपने पास पैसा क्यों रखते हैं? सामान्यतः ट्रांजेक्शन यानी लेन देन के लिए रखते हैं, प्रिक्वेशन यानी सावधानी यानी अपने बचाव के लिए, एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव्स यानी उनके कई उद्देश्य होते हैं, सट्टा उद्देश्य रहते हैं, उसके लिए भी वो रखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आय के स्तर और ब्याज दर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति क्या है? तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। मुद्रा की पूर्ति से आशय किसी समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की कुल मात्रा होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। इट इंक्लूड द करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। अब मुद्रा के अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हो गई? मुद्रा के अंदर कागज़ी नोट हो गए, आपके सिक्के हो गए, और इसके अलावा आपकी जो बैंकों में जमा डिपॉजिट्स हैं, वो सभी भी इसके अंदर शामिल होते हैं। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, और मुद्रा की पूर्ति को केंद्रीय बैंक जो होता है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत क्या है? तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच संबंध कहीं ना कहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। और ये थियरी आपको ये बताती है कि एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू द राइज इन प्राइसेस। अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उसके साथ जो चीज़ों की कीमतें हैं वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमतों में भी वृद्धि होती है। इट एज्यूम्स अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसमें अन्य परिस्थितियों को स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा की मात्रा सिद्धांत का लेन देन दृष्टिकोण क्या है? तो द ट्रांजैक्शन अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय इरविंग फिशर एंड एक्सप्लेन्स दैट द प्राइस लेवल डिपेंड्स ऑन मनी सप्लाई एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेन देन दृष्टिकोण इरविंग फिशर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह बताता है कि मूल्य स्तर की मुद्रा की मात्रा और लेन देन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इरविंग फिशर ने इस दृष्टिकोण को दिया था, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने यह बताया कि मूल्य स्तर मुद्रा की मात्रा और लेन देन की मात्रा पर निर्भर करता है। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इसे विनिमय समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ मनी इन ट्रांजैक्शन, और ये लेन देन में मुद्रा की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैश बैलेंस अप्रोच। ये कैश बैलेंस अप्रोच यानी नगद शेष दृष्टिकोण क्या होता है? तो कैश बैलेंस अप्रोच एक्सप्लेन दैट द पीपल डिमांड मनी टू होल्ड कैश बैलेंसेस। नगद शेष दृष्टिकोण यानी कैश बैलेंस अप्रोच से हमारा आशय इस चीज़ से है कि लोग अपने पास नगद शेष रखने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। लोग डिमांड क्यों करते हैं पैसे की? ताकि वो अपने पास नगद रूप से, कैश रूप से मुद्रा को रख सकें। इट एम्फेसाइजेस मनी एज ए स्टोर ऑफ द वैल्यू रादर देन ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि मुद्रा जो है ना, एक्सचेंज के लिए ही नहीं होती, यानी लेन देन के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि मुद्रा को आप स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी संचय के रूप में भी मूल्य मुद्रा का होता है। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, और इस अप्रोच को डेवलप करने वाले कौन थे? जो कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीनीज रिफॉर्म
म्यूलेशन ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, केन्स के द्वारा दी गई मात्रा सिद्धांत का पुनर्गठन क्या है? तो केन्स रिफॉर्मुलेटेड द क्वांटिटी थियरी बाय लिंकिंग मनी सप्लाई विद द इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमी। केन्स ने मुद्रा की मात्रा के सिद्धांत को ब्याज दर और आय से जोड़ा और फिर इसको पुनर्गठित करके प्रस्तुत किया। अकॉर्डिंग टू केन्स, मनी अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बिफोर अफेक्टिंग प्राइसेस। अब केन्स ने कहा कि मुद्रा पहले उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करती है और बाद में यह कीमतों को प्रभावित करती है। इट एम्फेसाइजेस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें तरल वरीयता का सिद्धांत जो था, लिक्विफाइड प्रेफरेंस जो थ्योरी थी, उस सिद्धांत पर इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्फ्लेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है। तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। ठीक है, तो एक समय में अगर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निरंतर रूप से बढ़ता ही जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन में प्रमोट ग्रोथ बट हाई इन्फ्लेशन इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। अगर सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे तो विकास के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज फास्टर देन द एग्रीगेट सप्लाई। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ती है। तो कुल मांग अगर आपूर्ति इतनी चीज की नहीं हो रही है लेकिन आपकी मांग उस चीज की ज्यादा बढ़ गई तो मुद्रास्फीति भी क्या होती है, मांग प्रेरित हो जाती है। ठीक है, और एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज ऑफ प्राइसेस। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, एक्सेस हो रही है, तो नेचुरल सी बात है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और ये सामान्यतः आर्थिक विस्तार की स्थिति से देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन occurs ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट सच एज द वेजेस एंड द रॉ मटेरियल प्राइसेस। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन लागत जैसे मजदूरी और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पन्न होती है। प्रोड्यूसर्स इंक्रीज प्राइस टू मेंटेन प्रॉफिट्स। जो उत्पादक होते हैं वो लाभ बनाए रखने के लिए कीमतों को बढ़ा देते हैं। दिस लीड्स टू ए जनरल राइज ऑफ द प्राइस लेवल, और इसी कारण से क्या होता है, जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है वो क्या होती है? तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन अराइजेस ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज इन एन इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक्स एंड इम्बैलेंस बिटवीन द सेक्टर। संरचनात्मक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियां जैसे आपूर्ति बाधाएं और क्षेत्रों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेमेशन जिसको हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं, ये अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियों जैसे आपूर्ति बाधाओं और क्षेत्रों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। इट इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, और जो विकासशील देश है ना उनके अंदर ये सामान्य सी बात कही जा सकती है। इट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, और ये किस चीज का परिणाम है? लंबे समय से आर्थिक असंतुलन आपके यहाँ था, इसी कारण से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द मनी एंड डिस्कस द डिमांड फॉर मनी इन अकॉर्डिंग टू द केन्स के अनुसार। ठीक है, तो मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। डिटेल में इसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है, आपको बस इन्हीं पॉइंट्स को एग्जाम में एक्सटेंड करते हुए लिख करके आना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी विद स्पेशल रेफरेंस टू द ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच। मुद्रा की मात्रा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा लेन देन दृष्टिकोण और नगद शेष दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यूनिट सेकंड से इंपॉर्टेंट बनता है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के अर्थ, कारण और प्रभाव की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द डिमांड पुल कोस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, तथा मांग प्रेरित एवं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और फिर इसकी स्टडी करें, डेफिनेटली इट विल बी प्रूव हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन।
अब आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड पर और यूनिट थर्ड से देख लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन, ठीक है? तो आय और रोजगार के निर्धारण से हम क्या समझते हैं? तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज़ डिटरमाइंड। आय और रोजगार के निर्धारण से हमारा आशय उस प्रोसेस से है, उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा इकोनॉमी में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। अकॉर्डिंग टू केन्स इट डिपेंड्स मेनली ऑन एग्रीगेट डिमांड विच इंक्लूड्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। केन्स के अनुसार ये मुख्यतः जो समवर्ती मांग होती है, समष्टि मांग होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें उपभोग तथा निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार की क्लासिकल थियरी क्या है, शास्त्रीय रोजगार सिद्धांत क्या होता है? तो द क्लासिकल थियरी स्टेट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल कंडीशन इन एन इकोनॉमी। शास्त्रीय रोजगार का सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति होती है, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति मानती है हमारी शास्त्रीय सिद्धांत। इट एज्यूम्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेजेस एंड द प्राइसेस एंड बिलीव दैट सप्लाई क्रिएट इट ऑन डिमांड, ठीक है? तो अब ये क्या करता है, ये मजदूरी और कीमतों के लचीलेपन को मानता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द वेजेस एंड प्राइसेस। तो ये मजदूरी और जो कीमतें होती हैं उनके लचीलेपन को मानता है एंड बिलीव्स, और ये विश्वास करता है कि आपूर्ति अपनी स्वयं की मांग उत्पन्न करती है, यानी आपूर्ति अपने स्वयं की मांग उत्पन्न करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केन्स थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार की केन्स थियरी क्या है? तो केन्स थियरी आर्ग्यूज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड, ठीक है? अब केन्स की थियरी ये कहती है कि भैया पूर्ण स्वरोजगार जो होता है, पूर्ण रोजगार जो होता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक, वो स्वतः प्राप्त नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार किस पे डिमांड करता है? रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। एंड इन सफिशिएंट डिमांड में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। और अगर इनसफिशिएंट डिमांड है, अपर्याप्त मांग है, रोजगार की मांग ही नहीं है, तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू केन्स एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। केन्स ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके अनुसार उपभोग भी बढ़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ता। वो कहते हैं इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना ही कंजम्पशन यानी चीज़ों को उपभोग नहीं बढ़ता। पीपल टेंड टू सेव ए पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम। लोगों की जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, बचत के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। जो उपभोग फलन है उसके मुख्य निर्धारक क्या-क्या होते हैं? तो कंजम्पशन फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या होते हैं? तो मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन आर द इनकम लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेल्थ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उपभोग फलन के मुख्य निर्धारक होते हैं आपके आय का स्तर, ब्याज की दर, वेल्थ यानी संपत्ति, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इनकम भविष्य में आय की अपेक्षाएं, तथा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्रदर्शन का प्रभाव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है? मितव्ययिता जो होती है उसका विरोधाभास क्या होता है? तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मींस दैट व्हाइल सेविंग इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल, एक्सेसिव सेविंग बाय ऑल पीपल में रिड्यूस द ओवरऑल डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थ्रिफ्ट की थ्योरी है, मितव्ययिता ये थ्योरी है, या कंजूसपना जिसे आप कह सकते हो, ये कहती है कि भैया लोग अगर पैसा बचाते हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल, तो वो व्यक्ति के लिए लाभदायक तो होता है, लेकिन एक्सेसिव सेविंग अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, एक्सेसिव सेविंग अगर करते हैं तो इससे ओवरऑल डिमांड कम हो सकती है, इससे इनकम कम हो सकती है और किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार की संभावनाएं घट सकती है। तो सेविंग हर व्यक्ति करता है और सेविंग हर व्यक्ति के लिए लाभदायक भी होती है, लेकिन एक्सेसिव सेविंग नहीं, जरूरत से ज्यादा सेविंग करना हर एक चीज को अर्थव्यवस्था में प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एनईसी, ठीक है? तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल एफिशिएंसी क्या हुई? सीमांत दक्षता। तो पूंजी की सीमांत दक्षता से मतलब अतिरिक्त पूंजी निवेश पर अपेक्षित लाभ की दर है, यानी एडिशनल अगर आप पूंजी लगाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आपको होगा, क्या आपको आपके एडिशनल पैसा लगाने
लगाने पर क्या रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न आपको प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर की धारणा क्या होती है, तो मल्टीप्लायर यानी गुणांक। गुणांक के मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो गुणांक से मतलब हमारा उस प्रोसेस से है, उस प्रक्रिया से है जिसमें आपने जो इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो प्रारंभिक निवेश किया था उसमें वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक निवेश में आपने वृद्धि की उससे राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है, उसी को हम मल्टीप्लायर यानी गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, निवेश फलन किसे कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द फैक्टर्स सच एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो निवेश फलन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम किसे कहते हैं, उस निवेश के स्तर से सॉरी, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब, निवेश फलन का मतलब क्या हो गया कि निवेश का स्तर और उसके निर्धारित तत्वों, जैसे चाहे आप ब्याज कर लो, चाहे आप लाभ की अपेक्षाएं कर लो, और चाहे आप पूंजी की सीमांत दक्षता कर लो, उन सब के बीच में एक कहीं ना कहीं संबंध है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी निवेश फलन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के प्रमुख निर्धारक क्या होते हैं, तो आप निवेश कहाँ करोगे, निवेश कहाँ करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपको अगर ब्याज दर अच्छी मिले, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपने लाभ की उम्मीद की थी वो मिले, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, व्यावसायिक अपेक्षाएं हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो, ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट वहीं कहेंगे जहाँ से हमें कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होने की संभावना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट, MEI क्या होता है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ओवर ए गिवन पीरियड। निवेश की सीमांत दक्षता से आशय किसी अतिरिक्त निवेश से प्राप्त होने वाली अपेक्षित लाभ दर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बनता है व्हाट इज द एक्सीलरेटर प्रिंसिपल्स। ठीक है, त्वरक सिद्धांत क्या है, या त्वरक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो द एक्सीलरेटर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन डिमांड और इनकम लीड्स टू ए मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। त्वरक सिद्धांत ये कहता है कि मांग या आय से वृद्धि होने पर, यानी इंक्रीज इन डिमांड और इनकम, मांग या आय से वृद्धि होने पर निवेश में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो अगर मांग और आय में वृद्धि होती है तो उसमें किए गए निवेश में इनके अनुपात में ज्यादा वृद्धि होती है, इसी को हम एक्सीलरेटर प्रिंसिपल यानी त्वरक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावी मांग क्या होती है, तो इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिमांड एट विच द एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। तो प्रभावी मांग का मतलब क्या हो गया, जहां समष्टि मांग और समष्टि आपूर्ति बराबर होती है, यानी डिमांड भी आपकी बराबर है और डिमांड की एवज में वहां पर सप्लाई भी बराबर हो रही है, तो उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। डिटरमाइनिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, और यही आय और रोजगार के स्तर को किसी अर्थव्यवस्था में निर्धारित करते हैं। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं थर्ड यूनिट से कौन कौन से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिटिकली एग्जामिन इट्स एजम्पशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में उससे कि शास्त्रीय सिद्धांत आपका आ सकता है, इसको डिटेल में यहाँ पर समझा दिया गया है, पॉइंट्स सब पॉइंट्स में बनाते हुए इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसी को आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सटेंड करते हुए इसे लिखना है। फिर केन्स की थियरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि केन्स की इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की थ्योरी क्या है, उसको आपको यहाँ से स्टडी कर लेना है। पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग आंसर टाइप इस यूनिट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं, तो इनको आपको पढ़ करके जाना है, ये पीडीएफ अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 पर, और यूनिट 4 से देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल बैंक, ये केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो ये सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है, अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी, नहीं किसी भी देश की अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होती है, केंद्रीय बैंक होता है, तो सर्वोच्च मौद्रिक संस्था हो गई। अब ये क्या करते हैं, विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, ये बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है तथा आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। तो ठीक है, तो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है, और उस आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्रेडिट इन द इकोनॉमिक टू मेंटेन द इकोनॉमिक, ठीक है, तो उस आर्थिक जो
स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए मुद्रा और साख की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है भाई? तो द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूड द इश्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, मुद्रा का निगमन करना, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सरकार का बैंकर होता है, बैंकर्स बैंक बैंकों का बैंक होता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये साख पर नियंत्रण रखता है, एंड कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और विदेशी मुद्रा भंडार का ये संरक्षक होता है। तो ये केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना, तो ये आरबीआई के काम होते हैं, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है, ये करेंसी को इश्यू करता है, जो ब्याज होता है उसके ऊपर ये नियंत्रण रखता है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और विदेशी मुद्रा भंडार का इसको क्या माना जाता है, कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कमर्शियल बैंक? व्यवसायी बैंक क्या होता है या वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? तो ये कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर प्रॉफिट। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता में से जमा स्वीकार करती है, ठीक है, जनता से ये जमा स्वीकार करती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण यानी लोन भी देती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? तो द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये जनता से क्या लेते हैं, डिपॉजिट यानी जमा स्वीकार करते हैं, ग्रांटिंग लोन्स, ये लोन देते हैं, एंड एडवांसेस और अग्रिम भुगतान करते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस, ठीक है, साख देते हैं, ब्याज देते हैं, एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज, और भुगतान और निपटान की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? ये साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? तो क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ द क्रेडिट इन एन इकोनॉमी टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। साख नियंत्रण से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए उन उपायों से है जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा और दिशा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स? मात्रात्मक साख नियंत्रण क्या होता है? The quantitative credit control methods are general measures used by the central bank, such as bank rate policy, open market operations, and cash reserve रेशियो टू कंट्रोल ओवरऑल क्रेडिट। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण से क्या कहते हैं? मात्रात्मक साख नियंत्रण वे सामान्य उपाय हैं जिनमें बैंक दर, नीति, खुले बाजार क्रियाएं तथा नगद आरक्षित अनुपात जैसे साधनों द्वारा कुल साख को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स? गुणात्मक साख नियंत्रण क्या होता है? तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स आर सेलेक्टिव मेजर्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स और पर्पस इन एन इकोनॉमी। गुणात्मक साख नियंत्रण वे चयनात्मक उपाय होते हैं जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों या उद्देश्यों के लिए साख को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों या उद्देश्यों के लिए जब साख यानी ब्याज को नियंत्रित करता है उसी को हम गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। व्हाट इज मनी सप्लाई? ये मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है? तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट द पर्टिकुलर टाइम इंक्लूडिंग करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। मुद्रा पूर्ति से आशय किसी समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा से है जिसमें प्रचलित नगद मुद्रा और मांग जमा शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई के फोर मेजर्स क्या हैं? तो आपको सबको पता है M1, M2, M3, M4, इनको हम मनी सप्लाई के फोर मेजर्स कहते हैं विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी बेस्ड ऑन द करेंसी डिपॉजिट्स एंड अदर मॉनेटरी एसेट्स। तो मुद्रा पूर्ति के चार मेजरमेंट हैं M1, M2, M3, M4 जो मुद्रा और विभिन्न प्रकार की जमाओं के आधार पर तरलता के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं। तो लिक्विडिटी के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? रेफर्स टू द पॉलिसी, वो नीति होती है केंद्रीय बैंक की, वो नीति होती है जिसके द्वारा मुद्रा पूर्ति और साख की स्थिति को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड द प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हो गए? मूल्य स्थिरता, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास,
फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन और मुद्रास्फीति और अविस्फीति इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखना ही मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति का संचरण तंत्र क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मौद्रिक नीति का संचरण तंत्र वह प्रक्रिया है इसके माध्यम से मौद्रिक नीति में परिवर्तन ब्याज दर, निवेश, उत्पादन और रोजगार को प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुद्रा पूर्ति और साख को नियंत्रित किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब देख लेते हैं फोर्थ यूनिट से हमारे लिए कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के संगठन और फंक्शंस कार्य क्या क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में इनकी व्याख्या कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट से आप लोगों के लिए बन सकता है, डिटेल में यहाँ पे समझा दिया गया है, इसी को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने पेपर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड डिस्कस द मॉडर्न ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंकिंग। जो वाणिज्यिक बैंक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है और ये आंसर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। The third question which is important from this unit is explain the meaning, objective, target and transmission mechanism of the modern monetary policy। जो मौद्रिक नीति होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या टारगेट होते हैं और क्या उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऑल द थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हेयर, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है। बुलेट पॉइंट्स में मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझ में आपके सब कुछ आ जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर में इन चीज़ों को करके आना है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एक और यहीं पे आकर के आप फोर्थ यूनिट आपकी खत्म होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पेपर में आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप इस पोजीशन में आ गए होंगे कि पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।